हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर के हमारे सेशन को। 15 मई के सभी करंट अफेयर यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिए, रिलैक्स होकर सेशन को देखिए और पीडीएफ के लिए क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जिस भी डे की आपको पीडीएफ चाहिए वो आपको वहां पर अवेलेबल है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, एक केंद्रीय भर्ती निकाय है। आईएएस, आईएफएस है ना, आईपीएस, इनके एग्जाम कंडक्ट कराता है कौन? यूपीएससी। तो सिविल सर्विसेज की एग्जाम कराता है सेंट्रल के लिए, एक केंद्रीय भर्ती निकाय है। इसके हाल ही में अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है अजय कुमार को। आपको पता है अभी तक यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थी प्रीति सूदन, इनको रिप्लेस किया अजय कुमार ने। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक संवैधानिक संस्था है यूपीएससी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम जाते हैं तो हमको भाग 14 में, भाग 14 में आर्टिकल 315 देखने को मिलता है और यहीं पर पीएससी और यूपीएससी की बात की गई है। स्टेट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन और सेंट्रल के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये दोनों ही संवैधानिक संस्था है। राज्य की जो पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो राज्य के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है और यूपीएससी सेंट्रल के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो इसके हाल ही में अध्यक्ष के रूप में कौन अपॉइंट किए गए? ये है अजय कुमार। याद रहेगा, इमेज देख लीजिए अजय कुमार की। तो अजय कुमार को यूपीएससी का चेयरमैन हाल ही में अपॉइंट किया गया। प्रीति सूदन जो कि अभी तक यूपीएससी के अध्यक्ष के पद पर थी, इनको रिप्लेस किया अजय कुमार ने और अब अजय कुमार 1 अक्टूबर 2027 तक अपने पद को होल्ड करेंगे यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में। वैसे अजय कुमार बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। 2019 से 2022 तक डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में भी इन्होंने काम किया है और अब ये यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अब यूपीएससी के बारे में मैंने आपको कैजुअल फैक्ट तो बता ही दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 315 है ना, ये यूपीएससी की बात करता है। वैसे भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक के जो प्रावधान हैं वो कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी और पीएससी से संबंधित ही देखने को मिलेंगे। कैसे अध्यक्ष और सदस्य अपॉइंट किए जाते हैं, कैसे पद से हटाया जा सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन अपॉइंट करेगा, अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे, ये सारे प्रावधान आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में हमको देखने को मिल जाएंगे भाग 14 में। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स, पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशंस के अंतर्गत यूपीएससी काम करता है। इसकी सबसे पहली बार स्थापना की गई थी अंग्रेजों के शासनकाल में 1 अक्टूबर 1926 में अंग्रेजों के शासनकाल में स्थापित किया गया था और आजादी के बाद इसका नाम बदलकर किया गया यूपीएससी। मेंबर्स में एक चेयरमैन होते हैं, 10 मेंबर होते हैं। अपॉइंट कौन करता है? तो इन्हें अपॉइंट करने की जिम्मेदारी होती है प्रेसिडेंट की, मतलब प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। टेन्योर देखें, कार्यकाल देखें तो 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो कार्यकाल होता है यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य का। आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार ने हाल ही में किस तारीख को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस घोषित किया है? तो आयुर्वेद डे इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है ये हर साल जो धनतेरस होती है ना उस दिन मनाया जाता था अभी तक। लेकिन अब धनतेरस की क्वालिटी ये है, खासियत ये है कि भाई वो हर साल हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग मनाई जाती है। तो हर साल वो अलग अलग डे को आती है, कभी अक्टूबर में, कभी नवंबर में, और डे भी अलग अलग होते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो आयुर्वेद के जो देवता हैं धन्वंतरी, उनकी उत्पत्ति हुई थी धनतेरस के दिन। तो फिर वहां से हर साल धनतेरस को आयुर्वेद दिवस के रूप में इंडिया मनाता है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि हर साल क्योंकि डे अलग अलग आता है, अलग अलग दिन पे आता है आयुर्वेद दिवस, क्योंकि धनतेरस अलग अलग दिन आती है, हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग चलती है। तो देश में इंटरनेशनल लेवल पर प्रोग्राम कंडक्ट कराने में बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि कोई एक डे तो है नहीं तो लोगों को याद रहता नहीं है। अब कोई विदेशी है वो धनतेरस को क्यों याद रखेगा?
तो इसलिए क्या हुआ कि अब एक पर्टिकुलर डेट को सेंट्रल ने निर्धारित किया है और ये डेट डिसाइड की गई है 23 ऑफ सितंबर। 23 सितंबर को अब हर साल मनाया जाएगा आयुर्वेद डे। देखिए, अब 23 सितंबर को ही क्यों चुना गया, यह भी एक इंटरेस्टिंग दिन है। आपको पता है जो सूर्य है ना, वो इक्वेटर पर या भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है 21 मार्च को साल में 2 दिन, या फिर 23 सितंबर को, है ना, साल में 2 दिन इक्वेटर पर लंबवत होता है सूर्य। अब होता क्या है, ये जब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं, ये क्वालिटी है ना। तो अब जब दिन और रात बराबर होते हैं तो जो आयुर्वेद है ना, वो कहीं ना कहीं जो हमारे शास्त्रों पर आधारित है वो भी शरीर के संतुलन की बात करता है। शरीर, मन, आत्मा, इनके संतुलन से संबंधित है। तो जब दिन संतुलित होता है, मतलब 23 सितंबर को यह दिन चुना गया है आयुर्वेद दिवस को मनाए जाने के लिए। तो यहां पर एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि कारण क्या है 23 सितंबर को आयुर्वेद डे मनाए जाने का। तो बेसिक चीजें आपको सब क्लियर हो जाती है। आयुर्वेद को बढ़ावा देना ग्लोबल लेवल पर, यह आयुर्वेद डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग पहले धनतेरस को मनाया जाता था और 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, है ना, धनतेरस पर शुरुआत की थी नेशनल आयुर्वेदा डे की। अभी तक तो धनतेरस पर मना रहे थे 2016 से, लेकिन अब डे फिक्स किया गया है 23 सितंबर। क्यों चुना गया ये भी मैंने आपको बता दिया और कारण क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। 2014 में आयुर्वेद और अदर जो मेडिकल प्रैक्टिस है, जैसे आयुर्वेद हो गया, यूनानी चिकित्सा पद्धति हो गई और अदर जितनी भी है, उनको बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का गठन किया गया था। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसके अंतर्गत आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी आ जाती है, यूनानी चिकित्सा पद्धति आ जाती है, होम्योपैथी आ जाती है। इन सभी को आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही देखा जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 2014 में बनाई गई थी। डन। अगला क्वेश्चन, चक्रवात शक्ति का नाम किस देश द्वारा प्रस्तावित किया गया? चक्रवात शक्ति का नामकरण करने का श्रेय दिया जाता है श्रीलंका को। अभी जो हमारे एक अनुमान लगाया गया है कि बहुत जल्दी चक्रवात शक्ति आने वाला है अंडमान निकोबार पर, है ना। ये अगर हम देखें तो जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, यहां पर इसकी उत्पत्ति होगी चक्रवात शक्ति की और ये अंडमान निकोबार के तट से टकराएगा। ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया। संभावना है कि 23 मई से लेकर 28 मई तक ये अंडमान निकोबार से टकरा सकता है। चक्रवात का जो नामकरण है वो श्रीलंका के द्वारा किया गया है। अब किस किस क्षेत्र को चक्रवात शक्ति प्रभावित करेगा? तो भारत में अगर हम देखें तो ओडिशा और वेस्ट बंगाल के तट यहां पर प्रभावित हो सकते हैं और बांग्लादेश में, बांग्लादेश के चटगांव जैसे पोर्ट है ये प्रभावित हो सकते हैं। तो मतलब बांग्लादेश को और इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है जैसे वेस्ट बंगाल, ओडिशा, यहां पर चक्रवात शक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा और स्पेशली अंडमान सागर में क्योंकि ये आया है तो अंडमान निकोबार पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अभी कुछ समय में जो अदर साइक्लोन हमने देखे हैं वर्ल्ड में, उनकी अगर हम बात करते हैं तो साइक्लोन रेमल, ये कुछ समय पहले बे ऑफ बंगाल में आया था, पश्चिम बंगाल को इसने प्रभावित किया था। साइक्लोन आसना अरेबियन सी में आया था, गुजरात से टकराया था। साइक्लोन दाना बे ऑफ बंगाल में आया था और इससे प्रभावित हुआ था ओडिशा। साइक्लोन फैंगल आया था बे ऑफ बंगाल में, तमिलनाडु को इसने प्रभावित किया था। फिर साइक्लोन जेलिया ये देखने को मिला था ऑस्ट्रेलियाई रीजन में, है ना, ईस्टर्न इंडियन ओशियन में आया था और इसने ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया था। फिर साइक्लोन गेरेंस की बात करें तो इंडियन ओशियन में आया था, इसने ला रियूनियन द्वीप को प्रभावित किया। और साइक्लोन अल्फ्रेड की बात करते हैं तो ये साउथ पैसिफिक ओशियन में आया था और इसने ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। कुछ समय में 2025 की शुरुआत से लेकर और 2024 के एंड में जो साइक्लोन आए यहां पर मैंने आपको बता दिए। पॉज करके देख लेना या फिर पीडीएफ ले लो एप्लीकेशन पर जाकर। इसके अलावा देखिए आप सभी को पता है कि आपको एनटीपीसी की डेट आ गई है। 5 जून से लेकर 23 जून तक आपको एनटीपीसी का फर्स्ट फेज आयोजित किया जाएगा,
है ना, एग्जाम की डेट आ गई है। तो आप सभी के लिए देखिए एनटीपीसी के लिए स्पेशली आप एनटीपीसी कंप्लीट पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए एनटीपीसी के एग्जाम में आपको 30 नंबर का आने वाला है मैथमेटिक्स, 30 का आने वाला है रीजनिंग और 40 नंबर का आपको जीएस का पोर्शन देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं आपके लिए और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। ओके, बहुत ही नॉमिनल और अफोर्डेबल प्राइस में ये आपके लिए अवेलेबल है। आप इसकी प्रिंट निकलवा सकते हैं, ई बुक है आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आप इस ई बुक का प्रिंट निकलवा सकते हैं, पढ़िए। देखिए 20 दिन हार्डली आपको मिलने वाले हैं यहाँ से। तो आप लास्ट टाइम मोटी मोटी बुक लाकर पढ़ेंगे या फिर अगर कोई स्ट्रेटेजी आपके पास नहीं है प्रॉपर तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपकी बहुत मदद करेगी। और इसके अलावा एनटीपीसी करंट अफेयर का मैराथन क्लास आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर आपके लिए अवेलेबल है और उसकी पीडीएफ के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप ले लीजिएगा और इस पीडीएफ को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आपके लिए एनटीपीसी में देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे और आपको बहुत सहूलियत होगी एग्जाम देने में। तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप ज्वाइन कीजिए। ये आपके लिए ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। ओके, इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी आपको डाउट आ रहा है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए और लग जाइए एनटीपीसी के एग्जाम के लिए। जितने भी स्टूडेंट ने एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया है आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। लगे रहिए, हम भी आपके साथ लगातार यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा एनटीपीसी के आपको बहुत नए क्वेश्चन करंट अफेयर के मैं बहुत ही जल्दी देने वाला हूँ, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा डेली करंट अफेयर में, वो आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, तब तक हम संघर्ष के कारण चर्चा में रहा त्रिपोली किस देश की राजधानी है। तो हाल ही में देखिए जो बोलते हैं गृह युद्ध जैसी स्थिति के कारण त्रिपोली शहर चर्चा में रहा, जो कि लीबिया की कैपिटल है। लीबिया अगर हम देखते हैं तो ये उत्तरी अफ्रीकी देश है, मेडिटेरियन सी से इसकी बाउंड्री लगती है। लीबिया के कैपिटल त्रिपोली में अभी गृह युद्ध जैसी स्थिति है, लगातार संघर्ष देखने को मिल रहा है। अच्छा, संघर्ष का कारण क्या है? देखिए यहां पर जो स्टेबिलिटी सपोर्ट अथॉरिटी, एक गुड बोल सकते हैं, जैसे हथियार लेके तालिबान नहीं घूमता है वैसे एक गुट है। क्योंकि देखिए यहां पर डेमोक्रेसी तो है नहीं, यहां पर कोई गवर्नमेंट तो है नहीं प्रॉपर। जिस गुट का जिस क्षेत्र में पावर चल रहा है वो वहां पर शासन कर रहा है, तो ये अलग अलग गुट बने हुए। अब वहां की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है जिसको यूएन मान्यता देता है, एक्चुअल में क्या है कि स्टेबिलिटी सपोर्ट अथॉरिटी, इसका जो नेता था ना इस मिलिट्री ग्रुप का, अब्देल घनी अल किकली, ये बात करने गया गवर्नमेंट से। अब हुआ ये कि भाई गवर्नमेंट और ये पैरेलल एक मिलिट्री ग्रुप है, संघर्ष है। अब इसका नेता बात करने गया गवर्नमेंट से, होगी मीटिंग, तो क्या हुआ कि इसको रास्ते में किसी ने मार दिया, गोली चला दी, ब्लास्ट कर दिया और ये मर गया। अब ये जो ग्रुप है ना, इसका शक जा रहा है कि भाई गवर्नमेंट जो है ना, लीबिया आर्मी की 444 ब्रिगेड, गवर्नमेंट की ये एक ब्रिगेड है, इसी ने मरवाया है हमारे नेता को। तो गवर्नमेंट के और स्टेबिलिटी सपोर्ट अथॉरिटी के बीच में गृह युद्ध जैसे हालत बन गए हैं, लगातार संघर्ष शुरू हो गया है और हत्या का आरोप जो लग रहा है वो गवर्नमेंट पर लग रहा है। तो इसके कारण इनके मध्य में संघर्ष है, इसीलिए अभी जो त्रिपोली सिटी है वो सुर्खियों में है, लीबिया की राजधानी है। अगर हम यहाँ पर मैप पर लीबिया को देखने जा रहे हैं तो नॉर्थ अफ्रीका का देश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेडिटेरियन सी से टच हुआ। इसके अलावा अगर नेबर कंट्री देखें, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और इधर से देखने को मिलेगा नाइजर, चाड, सूडान और ये देखने को मिलेगा इजिप्ट। तो ये पड़ोसी देश है लीबिया के और उत्तर में मेडिटेरियन सी से इसकी बाउंड्री ये शेयर करता है। त्रिपोली कैपिटल है। लीबियन दिनार यहाँ पर ऑफिशियल करेंसी है। अब्दुल हमीद यहाँ पर पीएम के पद पर हैं, जिसे यूएन मान्यता देता है। पर अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप बोल सकते हैं, मिलिट्री ग्रुप बोल सकते हैं, वो लगातार संघर्ष करते रहते हैं। सबकी हालत एक जैसी है ना। इंडिया में हम बहुत सेफ हैं, बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है, ये हमको समझना पड़ेगा। बाकी सबकी 12 बजी पड़ी है पूरी दुनिया में, है ना। यूरोपीय देशों को और थोड़ा अमेरिकी, उत्तरी अमेरिकी देशों को छोड़ दे तो बाकी सब परेशान है। वेनेजुएला क्राइसिस से गुजर रहा, अर्जेंटीना में प्रॉब्लम है, ब्राजील में प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम चल रही है। और अफ्रीकी देश में तो हम देख ही रहे, है ना। पाकिस्तान प्रॉब्लम में है, अफगानिस्तान में दिक्कतें हैं, हर
खुद ही मतलब आपस में लड़ा के ये आधे देश खत्म हो जाने वाले हैं। चलिए आगे आते हैं। पीएमओ थ्रू द एजेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पीएमओ थ्रू द एजेस नामक पुस्तक को लिखने का श्रेय दिया जाता है हिमांशु रॉय को। आंसर हो जाएगा आंसर सी। यहां पर हिमांशु रॉय की बात करें तो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी हैं। इन्होंने जो पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो कैसे काम करता है, कैसे देश के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है, इन सभी के बारे में अपनी इस बुक में बताया है हिमांशु रॉय ने। बुक का नाम है पीएमओ थ्रू द एजेस। हाल ही में ये बुक लॉन्च की गई। इसके अलावा देखिए हिमांशु रॉय की काफी बुक्स फेमस है, जैसे स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 2017 में आई थी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट 2017 में, सेक्युलरिज्म एंड इट्स कॉलोनियल लीगेसी 2009 में आई थी। ऐसी किताबें ये सारी हिमांशु रॉय ने लिखी है। पुरानी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन पीएमओ थ्रू द एजेस आप याद रखिए, ये रिसेंटली लॉन्च की गई। इसके अलावा एक और बुक लॉन्च की गई है, डॉक्टर एसपी शर्मा ने लिखी है, इंडिया एट द रेट 2047, है ना। मतलब 2047 तक जो विकसित भारत बनने का हमारा सपना है, उसको हम कैसे पूरा करेंगे, इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री के बारे में भी इसमें बताया गया है। और इन सभी मुद्दों पर डॉक्टर एसपी शर्मा ने इस बुक को लिखा है। ये दोनों ही बुक रिसेंटली लॉन्च की गई, तो दोनों को याद रखिए। क्रेट द्वीप, जहां पर हाल ही में भूकंप आया था, किस देश में स्थित है? तो क्रेट द्वीप की बात करें, क्रेट द्वीप की बात करें तो ये हमको देखने को मिल जाएगा ग्रीस में। ग्रीस का द्वीप है जो कि मेडिटेरियन सी में, क्रेट द्वीप। हाल ही में इस द्वीप पर 6.3 तीव्रता का एक भूकंप नोट किया गया है। वैसे भूकंप से कुछ और देश, तुर्की जैसे देश भी प्रभावित हुए, लेकिन जो द्वीप है जो कि केंद्र था भूकंप का, वो क्रेट द्वीप था। अगर हम लोकेशन देखते हैं तो यहां पर आपको थोड़ा शायद कम दिखे इस मैप पर अगर आपको दिख पा रहा है तो ये क्रेट द्वीप है, और इसी के पास आपको यहां पर भूकंप का केंद्र देखने को मिलेगा। तो ग्रीस का ये द्वीप है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। क्रेट आइलैंड पर, जो कि ग्रीस का द्वीप है, उस पर 6.3 तीव्रता का एक भूकंप आया है। इस भूकंप के साथ इजराइल और तुर्की में भी भूकंप के झटके देखने को मिले, और ईस्टर्न मेडिटेरियन सी के कई हिस्सों में भूकंप महसूस किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ये क्रेट द्वीप है। अब देखिए, ग्रीस का सबसे बड़ा आइलैंड है, मेडिटेरियन सी का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है क्रेट द्वीप, जहां पर भूकंप आया। आपसे हो सकता है कि सी भी पूछ ले कि किस सी में देखने को मिलेगा, तो मेडिटेरियन सी में। द्वीप किसका है? तो ग्रीस का सबसे बड़ा आइलैंड है। ग्रीस एक यूरोपीय देश है। अगर आप यहां पर मैप देख पा रहे हैं तो यहां पर आपको एक ग्रीस देखने को मिलेगा, और आप इधर चलेंगे तो यहां पर आपको एक छोटा सा क्रेट द्वीप देखने को मिलेगा। हालांकि ये ग्रीस का सबसे बड़ा आइलैंड है ना। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। प्राचीन काल में यूनान के नाम से ग्रीस को जाना जाता था, है ना। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान से शुरू हुए हैं, तो वो यूनान क्या है? ग्रीस है वर्तमान में। एथेंस कैपिटल है यूरो, यहां पर यूरोपियन यूरो चलती है। के तसुलास यहां पर प्रेसिडेंट के पद पर हैं, और काइरिकोस मित्सोटाकिस यहां पर पीएम के पद पर है, तो प्रेसिडेंट हो जाते हैं के तसुलास। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के एक राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया है? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टर्म है यहां पर, पर्सोना नॉन ग्राटा। मतलब देखिए, पहले तो हम आंसर ले लेते हैं। भारत सरकार ने किस देश के डिप्लोमेट को घोषित किया है पर्सोना नॉन ग्राटा? तो यह घोषित किया है पाकिस्तान के डिप्लोमेट को। अभी हमारे पास पाकिस्तान से ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, और आपको पता है पाकिस्तान का जो एम्बेसी है इंडिया में, वहां पर इनका एक डिप्लोमेट है। अब इंडिया ने ये देखा कि भाई ये कहीं भी ऑफिशियल काम नहीं कर रहा है, मतलब जो इसका काम है ना, एक्चुअल में जो डिप्लोमेट का ऑफिशियल काम होता है वो ये नहीं कर रहा है, बल्कि जासूसी के आरोप लग रहे हैं इस पे, और इंडिया विरोधी गतिविधियों के इस पे आरोप लगे पाकिस्तान के इस व्यक्ति पर या डिप्लोमेट पर। तो इंडिया ने इसे घोषित किया है पर्सोना नॉन ग्रेटा, और 24 घंटे में इंडिया छोड़ने की चेतावनी दी है। हालांकि उसके बाद पाकिस्तान ने भी हो सकता है कार्रवाई की होगी, पर ठीक है, हमने तो हाँ भाई जो भी लीगल चीज है उसके अकॉर्डिंग हम चले। हमको शक था कि भाई जो ऑफिशियल काम एक डिप्लोमेट को करना चाहिए वो ये व्यक्ति नहीं कर रहा था, ये डिप्लोमेट नहीं कर रहा था, और इसके अलावा जो अदर बोल सकते हैं देश विरोधी गतिविधियों में ये लिप्त था।
तो इसे इंडिया ने पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया है। अब यहां पर आपको ये वर्ड ही थोड़ा अलग लगेगा कि यार ये पर्सोना नॉन ग्रेटा क्या है। तो देखिए, एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि अस्वीकार्य व्यक्ति, जिसको हम स्वीकार नहीं करेंगे देश में, पर्सोना नॉन ग्रेटा लैटिन भाषा का शब्द है। 24 घंटे में पाकिस्तान के डिप्लोमेट को इंडिया छोड़ने की वार्निंग दी गई है। अब देखिए ये होता क्या है, ये जो वर्ड है, कोई भी विदेशी डिप्लोमेट जो कि इंडिया में या किसी भी देश में अगर कोई डिप्लोमेट है तो उस देश के द्वारा उस व्यक्ति को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया जा सकता है। मतलब वो व्यक्ति अब हमारे द्वारा स्वागत के योग्य नहीं है। अन्यथा अगर हम डिप्लोमेट्स देखें तो बहुत इज्जत होती है, बहुत सारी छूट होती है। अभी हम बात करेंगे डिप्लोमेट्स को क्या क्या छूट दी जाती है किसी भी देश में। जैसे पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट इंडिया में है, अमेरिका का है, फ्रांस का है, रशिया का है, तो उनको बहुत सारे बेनिफिट है ना भाई। जो भी जो होते हैं ना लॉ, चाहे वो सिविल लॉ हो, क्रिमिनल लॉ, छूट होती है भाई, बहुत सारे फायदे। तो हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर समझिए कि हमने जब उससे पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया तो भाई सारी छूट खत्म। वो हमारे देश के लिए अब स्वागत के योग्य नहीं है। किसी भी देश का राजनीतिक अगर घोषित किया जाता है, अब उसे देश छोड़ के जाना पड़ेगा भाई। हम अब उसको कोई संरक्षण नहीं दे रहे। पर्सोना नॉन ग्रेटा ये जो वर्ड है ना, ये घोषित करने का अधिकार 1961 के वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन के तहत दिया जाता है। एक कन्वेंशन हुआ था साइन, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन, है ना, इंटरनेशनल ट्रीटी है। डिप्लोमेटिक रूल यहां पर दिए गए हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके लिए कुछ रूल दिए गए। 1961 में इस पर साइन किए गए थे, 1964 में से लागू किया गया। यूएनओ के जो 193 कंट्रीज है ना, वो सभी इसका हिस्सा है, इस डिप्लोमेटिक रिलेशन या इस कन्वेंशन का। अब अगर जो राजनयिक होते हैं उनको राजनयिक प्रतिरक्षा दी जाती है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है इस कन्वेंशन के तहत। जैसे अब हम इसका हिस्सा हैं, तो अमेरिका से कोई अगर डिप्लोमेट इंडिया आया है तो उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलेगी। क्या क्या मिलेगा? क्रिमिनल केसेस से छूट है भाई, सिविल केसेस हो, प्रशासनिक मामले हो, पूरी तरीके से छूट है। गिरफ्तार नहीं किया जा सकता देश में अगर वो आया है, हिरासत में नहीं लिया जा सकता चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा निजी और राजनीतिक संपत्ति की उसकी सुरक्षा की जाएगी। कस्टम और टैक्स में भी उसको छूट दी जाती, बहुत सारे फायदे। इम्यूनिटी खत्म कब हो सकती है? अगर कोई देश या तो देखिए खुद ही उसके देश इम्यूनिटी वापस ले ले, जिस देश का भी राजनयिक है, या फिर अगर वो हमारे देश में आया है तो हम उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर सकते हैं अगर वो इलीगल गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है या इंडिया विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। तो हर देश अगर उस देश की गतिविधियों में कोई भी डिप्लोमेट बाहर का लिप्त पाया जाता है तो उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर सकता है। तो हमने पाकिस्तान के डिप्लोमेट को घोषित किया। आया समझ में? तो कन्वेंशन भी याद रखिएगा, वियना कन्वेंशन। भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इंडिया के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश बने हैं किसने? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभाला है बी.आर. गवई। ये बौद्ध धर्म से आते हैं, बी.आर. गवई। तो आपको पता है जस्टिस बी.आर. गवई ने 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है 13 तारीख को। 13 तारीख को पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने जो संजीव खन्ना है वो रिटायर हुए, है ना। अब इनको रिप्लेस किया बी.आर. गवई ने, 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बौद्ध धर्म से आते हैं, तो बुद्धिज्म धर्म से आने वाले पहले चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। बी.आर. गवई महाराष्ट्र से आते हैं। 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया और 2005 में ये परमानेंट जज बने। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने और अब फाइनली 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 124 है ना, सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायाधीशों के गठन का प्रावधान करता है। भाग 5 में आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 1 कहता है कि भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और अदर अन्य न्यायाधीश होंगे। सभी की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सीनियरिटी के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो मंत्री परिषद की सिफारिश पर प्रेसिडेंट करते हैं।
हालांकि अन्य न्यायाधीशों को कॉलेजियम के द्वारा चुना जाता है और फिर नाम भेजा जाता है मंत्रिपरिषद को, और वो फिर प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं और प्रेसिडेंट फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अगर हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं पहले, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्वालिफिकेशन आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 3 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, हाई कोर्ट में या तो मिनिमम 5 साल तक जज रहा हो या फिर 10 साल तक वकालत की हो, एडवोकेट रहा हो, राष्ट्रपति की नजर में प्रतिष्ठित कानून का वक्ता होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति बन सकता है। मतलब मिनिमम जो एज होती है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए नहीं दी गई। यहां पर कुछ अदर क्वालिफिकेशन है जो मैंने आपको बताई। प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं तो पद की शपथ भी सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेसिडेंट के समक्ष या उनके द्वारा अपॉइंट किसी व्यक्ति के सामने लेंगे, और अगर अपने पद से इस्तीफा देना है तो प्रेसिडेंट को ही पद से इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। टेन्योर 65 साल तक का रहता है, रिजाइन भी प्रेसिडेंट को ही देना पड़ेगा। रिमूवल प्रोसेस देखें तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके पद से हटाया जा सकता है, लाइक इम्पीचमेंट। सैलरी और अलायंसेस देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, और जो सैलरी और अलायंसेस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से दिया जाएगा, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये सारे बेसिक फैक्ट है, याद रखना। हाल ही में चर्चित पीएम श्री योजना की शुरुआत भारत सरकार ने कब की थी? पीएम श्री योजना को भारत में शुरू किया गया था 7 सितंबर 2022 को। 7 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना शुरू की गई। देखिए अभी सुर्खियों में क्यों है, हमको यह समझना पड़ेगा। देखिए क्या हुआ है कि केरल गवर्नमेंट अभी कोर्ट पहुंच गई है, उनका आरोप है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ रुपए का जो उनका एजुकेशन फंड है वो रोक लिया है। तो केरल गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट, अब जाने का इन्होंने निर्णय किया है। अब देखिए केरल ने क्या किया कि अपने यहां पर पीएम श्री स्कीम को लागू नहीं किया, जो कि सेंट्रल की स्कीम है। इसको समझो पहले, फिर आपको मुद्दा समझ में आएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी द्वारा 7 सितंबर 2022 को इसे शुरू किया गया था। हमने आंसर ले लिया 7 सितंबर 2022 को। उद्देश्य 14,500 स्कूल को मॉडर्न बनाना देश में, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करना। अब इसके लिए केंद्र सरकार आपको पता है फंड देती है। अब जो केरल सरकार है उसने पीएम श्री स्कीम को भी राज्य में लॉन्च नहीं किया, लागू नहीं किया, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको भी लागू नहीं किया। अब उसके कारण क्या, सेंट्रल ने इनका फंड रोका। अब 1500 करोड़ एजुकेशन फंड रोका गया है। अब केरल का कहना है कि भाई ठीक है, इस योजना को हमने लागू नहीं किया, इसका मत दो, पर अदर जो एजुकेशन फंड है वो तो हमको दो, है ना। अब केरल का कहना है कि भैया स्कीम को इसलिए लागू नहीं किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इसलिए लागू नहीं किया हमने, क्योंकि एजुकेशन कनकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, मतलब समवर्ती सूची का विषय। तो हमने इसको लागू नहीं किया, क्योंकि अगर हम इसको लागू करते तो जो केंद्र का जो प्रभाव है, जो इंटरफेरेंस है एजुकेशन में, वो बढ़ेगा। यह कहना है किसका, केरल का, है ना। डोमिनेंस बढ़ेगा केंद्र का अगर हम जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको लागू करते हैं या पीएम श्री स्कीम को लागू करते हैं। अब यहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखना पड़ेगा। देखिए कॉन्करेंट लिस्ट का अगर ये विषय है ना, तो दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। लेकिन आप समझिए अगर मतभेद होता है केंद्र और राज्य के बीच में, तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। अब यहां पर केरल गवर्नमेंट इसलिए जा रही है कि भैया हमने अदर एजुकेशन फंड हमको मिलना चाहिए, और केंद्र ये बोल रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो देश के लिए कानून बना है उसको पूरे देश में लागू होना है। क्यों? क्योंकि भारत में राज्यों की कोई इच्छा नहीं होती, है ना। भारत जो है ना राज्यों का संघ है, सही है। आर्टिकल 1 ये कहता है संविधान का। और कनकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर अगर केंद्र कानून बनाता है, राज्य भी बनाता है, तो केंद्र का कानून मान्य होगा। तो अल्टीमेटली देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को केरल में लागू होना चाहिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अब मतभेद चल रहा है केरल और सेंट्रल का। अब देखिए मामला कोर्ट में है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो स्कीम की हम बात कर रहे हैं, पीएम श्री स्कीम, इसकी अवधि 2022 से 2027 है।
27,360 करोड़ रुपए इसके तहत आवंटित किए जाएंगे, जिसमें से 18,128 करोड़ रुपए केंद्र देगा। स्कीम के तहत 60% पैसा देगा केंद्र और 40% पैसा देगा राज्य सरकार। तो समझ में आ गया कि केरल और केंद्र के मध्य में क्या विरोध है, ये विरोध है स्कीम को लेकर। आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 2 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 के स्टेज 2 में भारत ने टोटल 7 मेडल अपने नाम किए। कितने? 7। देखिए आर्चरी वर्ल्ड कप है ना, एक्चुअल में ये पूरी श्रृंखला है जो साल भर आयोजित की जाएगी। 4 स्टेज और एक फाइनल खेला जाएगा। पहला स्टेज पहले हो चुका था, ये सेकेंड स्टेज है आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 का सेकेंड फेज। चीन के शंघाई में इसका आयोजन किया गया। भारत ने यहां पर 7 मेडल जीते, जिसमें से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, और इंडिया मेडल टेली में रहा दूसरे स्थान पर। पहले पर रहा कोरिया 7 मेडल के साथ, इंडिया दूसरे पर 7 मेडल के साथ। हालांकि हमारे कोरिया के पास 5 गोल्ड है, हमारे पास 2 गोल्ड है, तो हम दूसरे नंबर पर। मैक्सिको तीसरे नंबर पर रहा है। तो ये फेज 2 का है। देखिए जो स्टेज 1 था ना, वो यूएसए में आयोजित किया गया था। तब इंडिया ने 4 मेडल जीते थे और इंडिया मेडल टेली में चौथे नंबर पर रहा था। तब हमने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते थे। मैक्सिको पहले नंबर पर रहा था 6 मेडल के साथ, चाइना दूसरे पर और यूएसए तीसरे पर। अब देखिए जो आयोजित किए जाएंगे इस वर्ल्ड कप में 5 इवेंट है, 4 स्टेज और 1 फाइनल। 8 अप्रैल को यह शुरू हुआ था और 19 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। पहला स्टेज 13 अप्रैल को खत्म हुआ था, तब हमने उसकी मेडल टेली पढ़ी थी, अभी फिर से रिवाइज कर ली। यह दूसरा स्टेज हो गया, तीसरा होगा, चौथा होगा और फाइनल खेला जाएगा चीन के नानजिंग में। तो फिर हम तब इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। 19वां एडिशन है ये आर्चरी वर्ल्ड कप का 2025 में। वर्ल्ड आर्चरी हर साल इसका आयोजन करवाता है। तो यहां पर वर्ल्ड आर्चरी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में आर्चरी खेलों को आयोजित करवाने वाली, रेगुलेट करने वाली इंटरनेशनल बॉडी, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से यह मान्यता प्राप्त है। 1931 में स्थापना की गई थी और स्विट्जरलैंड के ल्यूसान में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं लास्ट डे के हमारे करंट अफेयर के रिवीजन पर। भारत की पहली सौर ऊर्जा से पूरी तरह चलने वाली विधानसभा कौन सी बनने जा रही है? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा, पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली, यह बनेगी दिल्ली विधानसभा। पद्मश्री प्राप्तकर्ता डॉक्टर सुब्रमण्या अयप्पन का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साइंस से संबंधित है ये, साइंस, ठीक है। जली विज्ञान या फिर जली एग्रीकल्चर विज्ञान हम इनको बोल सकते हैं, इससे ये संबंधित है। 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। किस देश में शतरंज पर प्रतिबंध लगाया गया? तो यह प्रतिबंध लगाया है अफगानिस्तान ने। हाल ही में चर्चा में रहा सेफ हार्बर नियम किससे संबंधित है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कंटेंट लाइबिलिटी से संबंधित है, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चर्चा में रहा माय भारत पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? 31 अक्टूबर 2023 में। क्लाउड सीडिंग का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए इसका यूज किया जाता है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में शुरू किया गया ऑपरेशन कैलर किसके द्वारा संचालित किया गया? राष्ट्रीय राइफल के द्वारा। यूरेका फोर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो यह बनी है श्रद्धा कपूर। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 15 मई को। यह हो गए लास्ट डे के सारे करंट अफेयर हमारे रिवाइज कर लिए यहां पर हमने। अब हम चलेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल कब मनाया जाता है? 11 मई को। ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है वो चेस से संबंधित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया है उस ऑपरेशन को हमने नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये सारे क्वेश्चन कल के हैं, आंसर मिल गया। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी और किस राज्य की रही? भारतीय संविधान का आर्टिकल 112
किससे संबंधित है और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एनटीपीसी की आपकी एग्जाम आ गई है तो ई बुक की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसे अवेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन को चेकआउट जरूर कीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।